नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से हैं। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज कक्षा 10वीं विषय गणित NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो कंटिन्यू क्लास अपनी चल रही थी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो विद्यार्थियों, इसी के अंतर्गत आज अपन कुछ इबारती प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों में होता क्या है कि समीकरण दिए नहीं रहते हैं, समीकरण को अपन को बनाना पड़ता है। अर्थात सवाल को, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ करके, प्रतिबंध को पढ़ करके, सवाल में जो प्रतिबंध दिए रहते हैं उनको पढ़ करके समीकरण बनाना पड़ता है। फिर अपन उन समीकरणों को चाहे तो विलोपन विधि से, चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से, या किसी भी विधि से जो आपको और अच्छी लगती है ना। आपने पढ़ भी लिए हैं समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि, बहुत सारी विधियां पढ़ लिए हैं। तो इनमें से किसी एक विधि का उपयोग कर सकते हैं। प्रायः अपन विलोपन विधि का उपयोग किया करते हैं। तो विद्यार्थी, ये प्रश्न जो आज अपन पढ़ेंगे आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं विद्यार्थियों आज की कक्षा में और पहला सवाल देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सवाल कुछ इस प्रकार है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या होगी उस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न हुआ। हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और समझ करके हल करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले आप तो जानते हैं कि जो दो अंकों की संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए अपन ने लिख दिया 25, तो यहाँ पर देखें ये जो 5 है ये कौन सा अंक कहलाएगा? इकाई का अंक कहलाएगा, है ना, इकाई का अंक कहलाएगा। और ये जो 2 है ये कौन सा अंक कहलाएगा? ये दहाई का अंक कहलाएगा, है ना। तो दो अंकों की संख्या में क्या होता है कि एक अंक इकाई का होता है और एक अंक दहाई का होता है। तो यहाँ पर हमें दो अंकों की संख्या मानना है। तो दो अंकों की संख्या मानना है तो इसलिए पहले इकाई का अंक मानना पड़ेगा और दहाई का अंक मानना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर हल करते समय अपन को सबसे पहले मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? माना कि दो अंकों वाली संख्या जो है उसमें इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, ठीक है। अब जो दो अंकों की संख्या होती है उसको लिखने का आपने पिछले वीडियो में फॉर्मेट कैसा होता है वो आपने समझ लिया है। एक बार फिर से रिवीजन कराए देते हैं। जैसे दो अंकों की संख्या, ये हम अपन ने उदाहरण लिया था 25, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, 10 गुणित 2 धन 5। आपको याद भी आ गया होगा। देखिए 10 गुणित 2 यानी 20, 20 धन 5 यानी 25। अगर यहाँ पर लिखा हो 46 तो कैसे लिखेंगे? 10 गुणित 4 धन 6 यानी 10 गुणित 4 यानी 40, 40 धन 46। यानी जो दो अंकों की संख्या होगी सभी में एक चीज कॉमन निकल करके आएगी कि 10 सब में आएगा, ठीक है, ये 10 आएगा। फिर ये कौन सा अंक है? देखें 2 दहाई का है, इसमें 4 ये दहाई का है ना। तो 10 के साथ कौन से अंक का गुणा होगा? दहाई के अंक का गुणा होगा। फिर बीच में प्लस और फिर क्या लिखा जाएगा? इकाई का अंक, है ना। तो दो अंकों की संख्या का मानने का फॉर्मेट कैसा बना? 10 गुणित दहाई धन इकाई। ये एक प्रकार से आपको सूत्र का कार्य कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो y को कहाँ लिखेंगे? 10 के साथ, है ना, और धन करके प्लस करके x लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः संख्या 10 गुणित 10 के साथ काय का गुणा करेंगे? दहाई का। तो दहाई का अंक कौन सा है? y। तो 10 गुणित y, है ना, धन यानी प्लस, ठीक है, और इकाई, तो इकाई का अंक क्या हो गया? x, यानी 10y धन x। ये क्या हो गया? दो अंकों की संख्या को अपन ने मान लिया। अब यहाँ x और y के मान अपन ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पर अपन रख देंगे तो दो अंकों की संख्या आ जाएगी। तो अब विद्यार्थी अब सवाल को
आगे पढ़ते हैं, है ना। और देखेंगे अब जो यहाँ पर कार्य करेंगे वो काहे के अनुसार करेंगे, प्रश्न के अनुसार करेंगे, प्रश्न में दी गई प्रतिबंधों के अनुसार करते हैं। तो देखें सवाल को आगे पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अपन ने इतना ही पढ़ा। यहाँ पर चूंकि अब जो कर रहे हैं अपन अपने मन से तो कर नहीं रहे हैं, प्रश्न को पढ़ करके उसके अनुसार कर रहे हैं, तो इसलिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार। ठीक है, तो क्या कहा, अंकों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक कौन कौन से मान लिए अपन ने, x और y। तो पहला अंक इकाई का हो गया x और दहाई का अंक क्या हो गया y। तो ये हो गए अंक, है ना, इकाई, और ये दहाई के अंक हो गए। लेकिन कहा इनका योग, तो योग यानी बीच में क्या आना चाहिए, प्लस। तो इनका योग करेंगे तो सवाल ने कितना कहा, कितना है योग, 9, तो बराबर हो गया 9। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। कितना आसान है, समझ में आ गया ना। आप सवाल को आगे पढ़ेंगे और वहां से दूसरा समीकरण बनेगा, फिर इन दोनों को हल करेंगे। तो अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, फिर से अपन आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार, यानी आप सवाल को आगे पढ़ा जाए। ठीक है, तो पुनः प्रश्नानुसार। तो क्या कहा, इस संख्या का 9 गुना। किस संख्या का 9 गुना, जिसको आपने माना है, 2 अंकों की संख्या जो आपने मानी है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ है, ये है ना। तो ये अपन ने लिख दिया 10y धन x। तो क्या कहा है सवाल में कि इस संख्या का कितना, 9 गुना। तो इसके सामने क्या लिखना पड़ेगा, 9। तो हो गया इस संख्या का 9 गुना। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी कि अब संख्या के अंक को पलट दो, इकाई को दहाई के स्थान पर और दहाई को इकाई के स्थान पर रख दे। यानी अब 10 के साथ हम अंकों को पलटते दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए 26 लिखा है, तो 6 को यहाँ कर दें और 2 को यहाँ कर दें, तो ये अंकों को पलटना कहलाता है। तो हमने यहाँ जो संख्या मानी है 10y धन x, तो यहाँ अंकों को कैसे पलटेंगे, y के स्थान पर क्या लिख दें, x। तो यहाँ पर लिख दिए x, फिर बीच में लगाएं प्लस, और फिर y को कहाँ लिख दें, यहाँ पर। तो ये अंक को हम ऐसे से ये पलटा दिए इस टाइप से। तो अंकों को पलटने से बन गई संख्या ये वाली। तो सवाल ने क्या कहा है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इसमें काय का गुना करेंगे, 2 का गुना करेंगे। तो ये दोनों पक्ष बराबर रहेंगे, है ना। सवाल ने ये कहा कि इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या यानी ये का 2 गुना है। तो इसको अपन यहाँ हल करें और यहाँ से अब दूसरा समीकरण प्राप्त कर लेंगे। आगे ना आपको समझ में कितना आसान है। देखिए गणित समझने का विषय है, आप समझेंगे तो बहुत रुचिकर लगेगा, है ना। तो चले इसको हल करते हैं आगे। तो कैसे हल करें विद्यार्थी, 9 का गुणा अंदर कर दिया जाए, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90y धन। अब 9 का गुणा इस अकेले में तो होगा नहीं, क्योंकि कोष्टक के बाहर है ना, तो दोनों में गुणा होगा, यानी इसमें भी गुणा होगा और फिर यहाँ भी गुणा होगा। तो इसमें गुणा करें तो 10 गुणित 9 यानी 90, और y लिखा था तो y लिख दिया। अब 9 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 9x, है ना। विद्यार्थियों अपना प्रयास रहेगा कि हर स्टेप को एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए, है ना, जिससे आपको और भी सवाल करते बनना चाहिए। अब बीच में बराबर लगा है, ये लगा दिए। अब फिर 2 का गुणा इसमें भी होगा, देखें कहाँ, इसमें भी होगा पहले गुणा, फिर इसमें गुणा करने के बाद 2 का गुणा यहाँ भी होगा। ठीक है, तो पहले इसमें करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 गुणित 2 यानी हो गया 20x। फिर बीच में धन का चिन्ह लगा है, लगा दिए। फिर 2 का गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ एक्चुअली गुणांक 1 है, तो 2 एकम 2 यानी 2y हो जाएगा ये, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया, गुणा। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पर करते हैं पक्षांतर। ठीक है, तो पक्षांतर कैसे करें, यहाँ पर देखें ये जो 9x लिखा हुआ ये अपन ने लिख दिया 9x, और यहाँ से ये वाला x वाला पद इस साइड ला रहे हैं, तो चूंकि बराबर की इस साइड ला रहे हैं अपन ना, तो इसका चिन्ह क्या होना चाहिए, बदल जाना चाहिए। तो इसका चिन्ह बदलेगा। यहाँ पर ये पद कैसा है, धनात्मक, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा, यानी 9x के बाद हो जाएगा 20x। ठीक है ना। फिर अब y का नंबर आता है, x के बाद काय का नंबर आता है, y का। तो y का पहले यहीं का पद देख लें अपन, ये लिखा हुआ है, तो ये पक्षांतर नहीं हो रहा, बराबर की इसी पार है, तो यहाँ पर इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, 90y ही होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला 2y को हम यहाँ से उठा करके यहाँ ला रहे हैं बराबर के, तो इसका चिन्ह प्लस का था यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का।
इस टाइप से हो गया। अब चूंकि ये दोनों पद ये देखें यहाँ आ गए, ये भी यहाँ गया ये, तो अब इस साइड कुछ नहीं बचा, यानी कुछ नहीं बचा यानी 0 है, तो इस टाइप से हो गया। अब इसको अपन क्या करें, आगे हल करे दे रहे हैं। ये देखें 20 है और 9 है, तो यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ, तो 9x में से 20x को घटाना है, तो प्लस माइनस की संख्या घट जाती है, चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। तो 20 में से आप 9 घटा दीजिए, तो कितना बचा, 11 बचा, 11x, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस रहेगा ये, ठीक है। अब यहाँ 90 में 2 घटा दिए तो 88 बचा, प्लस का बड़ी संख्या 90 है तो 88y, ठीक है ना, बराबर 0। समझ में आ गया। इन दोनों को घटा कर के लिखिए, यहाँ पर इन दोनों को घटा कर के लिख दिए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखें इस समीकरण को कुछ छोटा कर सकते हैं, समीकरण को छोटा कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए 11 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है ना, 0 में तो यहाँ पर भाग दे ही सकते हैं ना, शून्य में भाग देंगे, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते हैं जैसे ये, तो शून्य ही आता है ना। तो यानी 11 का भाग दोनों पक्षों में चूंकि आसानी से चला जाता है, तो अपन यहाँ पर दे देंगे 11 का भाग, जिससे समीकरण क्या हो जाएगा, थोड़ी छोटा हो जाएगा। तो जब 11 का भाग दिए इस टाइप से, ये 11 का भाग दे रहे हैं यहाँ पर, तो 11 से 11 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का x भर बचेगा, ठीक है, ये माइनस का x बचेगा, और 11 8 88 यानी यहाँ 8 आ जाएगा। ये आपको लिखना नहीं है, ये थोड़ी आप मन में समझ सकते हैं कि 11 का दोनों पक्षों में भाग दिया गया, तो ये बचा यहाँ पर माइनस x प्लस 11 8 88 यानी कि 8y बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो विद्यार्थियों, ये आपने प्राप्त कर लिए समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को आप चाहे विलोपन विधि से हल कर लें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें, और हल करके x और y के मान निकालेंगे। हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करना चाहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सुविधाजनक होगी, है ना। तो विलोपन विधि से आगे सवाल कैसे हल करेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 को कैसे हल करेंगे, वो अपन देखते हैं। आप इतना अच्छे से समझ करके नोट कर लीजिए, ठीक है विद्यार्थी। समीकरण 1 और ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं, चूंकि हम यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये चूंकि माइनस का है, ये प्लस का, तो x कट जाएगा, है ना, और y भर बचेगा, तो y का मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निर्देश देते हैं। वैसे भी आपको बताया जा चुका है कि अगर गुणांक संख्यात्मक रूप से बराबर करने के बाद चिन्ह असमान हो, अलग अलग चिन्ह हो, तो अपन काय का निर्देश देते हैं, जोड़ने का निर्देश देते हैं ना। ऐसे में पद कट जाया करते हैं। तो यहाँ लिखे देते हैं अपन समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो इनको अपन जोड़ेंगे, बहुत सरल है, देखते हैं कैसे, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को अपन जोड़ते हैं, देखें कैसे जोड़ लेंगे। यहाँ पर चूंकि जोड़ने की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ प्लस चिन्ह है, तो प्लस का अंदर गुणा करने से चिन्ह इनके नहीं बदलेंगे, अर्थात जो चिन्ह इनके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ऊपर ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 8y ये है, एक y और मिल गया, तो यहाँ हो गया 9y, और 0 में अपन 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, है ना। अब y का मान यहाँ से पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, y बराबर, अब 9 यहाँ से इस साइड जाएगा, तो 9 यहाँ पर काय में है, गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदलेगा, तो काहे में जाएगा, बटे में, यानी भाग में चला जाएगा, तो 9 बटे 9, तो 9 से 9 कट गया, तो y बराबर कितना हो गया, 9 एकम 9, यानी y का मान आ गया 1। अब y का ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x का मान आ जाएगा। देखें कैसे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, तो इसमें अपन रखे दे रहे हैं। देखें तो यहाँ पर समीकरण 1 दिख रहा होगा आपको, x प्लस, तो यहाँ प्लस के बाद क्या लिखा, y, तो y नहीं लिख करके y का मान लिखिए 1 बराबर, यहाँ कितना लिखा है 9। अब अपन को काय का मान निकालना है, x का निकालना है ना, तो x का मान निकालना है, तो x को यहीं लिखे रहने दें, 1 का पक्षांतर यहाँ से इस साइड करें, तो प्लस का इस साइड जा करके माइनस का हो जाएगा, यानी 9 ऋण 1, तो x बराबर हो जाएगा 8।
तो विद्यार्थियों आपने ये x का मान निकाल लिया और ये y का मान निकाल लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या किस टाइप से आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट यानी जो अपन को ज्ञात करनी थी, अभीष्ट संख्या किस रूप में माने थे अपन ने, अभीष्ट संख्या को 10y धन x के रूप में माने थे। तो यहाँ पर 10 और y का मान आपने जो प्राप्त किया वो आप यहाँ पर रख लीजिए। y का मान कितना था 1 धन x का मान कितना था 8। अब इसको अपन हल कर लें तो 10 एकम 10 और 8 18, यानी अभिष्ट संख्या 18 हो गई। ये आंसर हो गया। अब विद्यार्थियों ये आंसर सही है या गलत आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, प्रतिबंधों का पालन करके। प्रतिबंध क्या था, पहला प्रतिबंध क्या था कि इकाई और दहाई के अर्थात उस संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 18 जो आया है इसके अंकों का योग 1 धन 8 बराबर 9। तो पहला प्रतिबंध तो सत्य हुआ, संतुष्ट करता है। अब दूसरा प्रतिबंध कहा गया था इस संख्या का, यानी जो संख्या 18 है इसका 9 गुना है ना, इस संख्या का 9 गुना कितना आ जाएगा, देखें गुणा करके 9 8 72, 2 हाथ लाई 7, 9 एकम 9 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, अब इस संख्या का 9 गुना, अब इस संख्या को पलटने पर यानी पलटा दें तो 18 को क्या पलटा दें 81, इसका 2 गुना के बराबर होना चाहिए। तो इसका 2 गुना, इसमें 2 का गुणा करें, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो देखिए 162 162 यहाँ भी आया, यानी इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटाने पर प्राप्त हुई संख्या यानी 81 के 2 गुना के बराबर है। तो सवाल में समीकरण 2 भी संतुष्ट होता है। तो यानी अपन ने सवाल को सही हल कर लिया। तो विद्यार्थियों कितना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा ये सवाल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन जल्दी से दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखने में आपको बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन देखिएगा बहुत ही सरल है ना। समझते हैं, किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, यानी पहले 3 दिनों का एक फिक्स किराया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अलग रेट लगेगा, यही कहा जा रहा है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया अलग अलग है। ठीक है, ये बात अपन ने समझा कि 3 दिनों का एक फिक्स किराया है, उसके बाद अपन अलग अलग दिनों पर अलग अतिरिक्त दिन जितने भी होंगे उनका एक अलग रेट है। अब आगे देखते हैं, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक किराए की पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया चुकाए, ठीक है, अदा किए। ठीक है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों प्रश्न में सबसे सरल क्या है, जो ज्ञात करना है वहीं से अपन पहले मान ले उसको, फिर आसानी जाएगी, है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि नियत किराया ज्ञात करना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ पहले यहीं से शुरुआत करें, यहाँ लिख दें, माना पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया y रुपया है। अब यहाँ अपन समझते हैं एक उदाहरण लेकर के, है ना। कैसे समझे कि जैसे हम ये कहें कि प्रथम 3 दिनों का किराया फिक्स कर दिया उसने, किताब वाले ने माना कि 20 रुपया का। 3 दिनों के लिए किताब अगर कोई ले जाता है तो ये नियत है कि उसको 20 रुपया लगेगा ही लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा दिन अगर अलग होंगे तो उसके लिए अलग चार्ज होगा। तो माना प्रत्येक अतिरिक्त दिनों के लिए किराया लग रहा है 3 रुपया प्रतिदिन, है ना, 3 रुपया प्रतिदिन। अब यहाँ पर हम ये कहें कि अगर कोई विद्यार्थी 4 दिनों के लिए किताब ले जा रहा है, ठीक है ना, 4 दिनों के लिए किताब ले जा रहा है, तो 4 दिनों में रेट कैसे लगेंगे, पहले तो 3 दिनों का रेट लगेगा, फिर 1 दिन एक्स्ट्रा कहलाए तो 3 दिन का किराया अलग लगेगा, फिर 1 दिन का लगेगा। तो 3 दिन का किराया कितना होगा, नियत है यानी 20 रुपया लगेगा 3 दिन के लिए। फिर एक अतिरिक्त दिन का किराया जो एक्स्ट्रा हुआ तो उसका किराया कितना, अतिरिक्त दिन का 3 रुपया, यानी 4 दिनों के लिए उसको 23 रुपया चुकाना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की भाषा सवाल में कही जा रही है ना। अब अपन प्रश्न में चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक ली, तो किराया कितना चुकाया, 27 रुपया।
प्रश्नानुसार सरिता 7 दिनों के लिए 27 रुपया किराया देती है ना, किराया देती है पुस्तक का। ठीक है, तो यहाँ पर 7 दिनों को अपन तोड़ें, किन दिनों में तोड़ेंगे 7 दिनों को, क्योंकि 3 दिन फिक्स है तो 3 धन 4 है ना, तो 3 दिनों का किराया अलग रहेगा और 4 दिनों का किराया अलग रहेगा। ठीक है, तो 3 दिनों का किराया कितना है ये आपने देखा है, माना पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, तो 3 दिनों का किराया कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y रुपया, यानी एक दिन का किराया y रुपया, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 4y। तो दोनों को जोड़ेंगे तो पैसा कितना लगा, उसको कितना रुपया चुकाना पड़ेगा, 27 रुपया। तो यहाँ से पहला समीकरण बन गया। तो यहाँ पर अपन कैसे लिख देंगे, इसको कैसे बना करके लिख देंगे कि x ये हो गया 3 दिन का किराया, ठीक है, प्लस 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 4y बराबर 27। ये समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। आसान है, देखिए कितना सरल है ना। अब अपन सवाल की दूसरी शर्त लिखते हैं, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार सवाल को आगे पढ़ें। क्या कहा जा रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखा, तो 5 दिनों को कैसा तोड़ेंगे, 3 दिन तो चूंकि फिक्स है तो 3 धन 2 तोड़ेंगे, इस टाइप से ना। 5 दिन को अपन ऐसा तोड़ेंगे 3 धन 2, तो 3 दिन का किराया फिक्स कितना है, x रुपया, तो 3 दिन का पैसा कितना लगा, x रुपया। अब 2 दिन का कितना लगेगा, तो क्या रेट चल रहा है कि 1 दिन का किराया y रुपया, तो 2 दिन का किराया कितना हो गया, 2y। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पैसा उसको देना पड़ रहा है, देखें सुशी ने कितना दिया, 21 रुपया, तो बराबर कितना होगा, 21 रुपया। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दूसरी शर्त इस प्रकार बनेगी। अपन इसको कुछ यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर देंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार सुशी 5 दिनों के लिए 21 रुपया किराया देती है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए अब 5 दिनों का अपन ने समझा दिया ना, 3 धन 2 इस टाइप से, तो 3 दिन का किराया हो गया x, फिर धन 2 दिनों का किराया, तो 1 दिन का किराया y रुपया, तो 2 दिन का किराया 2y, तो बराबर कुल चुकाना उसको कितना पड़ता है, 21 रुपया, तो बराबर 21 रुपया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब विद्यार्थी समीकरण 1 और 2 बन गए हैं। आप इनको हल कर सकते हैं विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन से, जैसा करना चाहें। विलोपन से अपन हल कर देंगे, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को आप घटा दीजिए, तो यहाँ पर मान निकल आएगा y का। देखें कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा दे रहे हैं, कैसे घटाएंगे, समीकरण 1 पहले ऊपर लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे समीकरण 1, ये लिख दिए x प्लस 4y बराबर 27। अब इसी के नीचे सेकेंड समीकरण x प्लस 2y बराबर 21। अपन को घटाना है ना, तो ये बाहर कोष्टक बना करके यहाँ ऋण लगाएंगे, तो जब ऋण लगाएंगे ये, तो ये ऋण का गुणांतर होगा, तो ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का होगा, तो ऊपर x प्लस नीचे माइनस का हो गया, तो ये कट गया। अब 4y में 2y घट गए, तो यहाँ बचा 2y बराबर 21 में है, सॉरी 27 में 21 को अपन को घटा देना है, तो बचेगा कितना, 6, यानी 2y बराबर 6। अब अपन को y का मान निकालना है, तो y बराबर, अब 2 यहाँ जाएगा, तो ये चूंकि गुणा में है तो गुणा का पक्षांतर गुणा होगा, तो इस साइड ये बटे में जाएगा यानी भाग में, तो 6/2, तो 6/2 यानी कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y बराबर हो गया 3, y बराबर 3 निकल आया। तो y बराबर कितना निकला, 3। अब y बराबर समीकरण 1 में रख दें आप, चाहे यहाँ पर मान और चाहे तो यहाँ पर रख दें, तो x का मान आएगा। आइए देखें कैसे उसको हल करते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, जिससे आपको बाद में भी समझने में
आसानी जाए, ठीक है। तो y का ये जो मान निकला था ये अपन समीकरण 2 में रखे देते हैं, आसानी जाएगी, है ना। एक में भी रख सकते थे पर 2 में रख दे तो और अच्छा रहेगा। समीकरण 2 में जो y का मान निकला था, कितना निकला था, y बराबर निकला था 3, है ना। y बराबर 3 रखने पर तो समीकरण जो 2 था इस टाइप से था, x प्लस 2y बराबर कितना था, 21, ठीक है ना। तो यहाँ x को लिखे रहने दीजिए धन 2, y की जगह पर y का मान कितना 3 बराबर 21। अब इसको हल कर दें तो x धन 2 3 6 हो गया, ये बराबर 21, ठीक है। अब कैसे हल करें, ये यहाँ पक्षांतर होगा तो प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 21 ऋण 6, तो 21 में 6 घटा दिए तो आ गया 15। तो यहाँ पर क्या आंसर बना करके लिखेंगे, आंसर पुस्तकालय, पूरा सेंटेंस में लिखें, पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर जो अपन ने माना था x बराबर कितना निकालिए 15 रुपया, ठीक है, ये हो गया। और अतिरिक्त दिनों का तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया कैसे दर्शाए थे अपन इसको, y से, है ना। किराया y बराबर कितना निकला, y का मान अपन ने निकाले थे 3 रुपया। तो विद्यार्थियों ये था आपका, तो विद्यार्थियों देखा ये था आपका आंसर, कितना आसान है। आपने सवाल देखा इतना बड़ा लेकिन कितना इजी है ना, सिर्फ समझने की बात होती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब अपन अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पर अपन तीसरा सवाल और देख लेते हैं। लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु की बात हो रही है। तो विद्यार्थियों ये आपको ध्यान ही होगा, आपने समझ भी गए हैं कि जैसे कि माना कि कोई व्यक्ति की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है, 20 वर्ष है वर्तमान में अभी, ठीक है, वर्तमान में। अब हम कहें कि 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, तो स्वाभाविक है आप कहोगे अभी 20 साल का है तो 5 साल बाद 5 और जोड़ दो तो 25 का हो जाएगा, है ना। अब हम कहें अभी वो 20 वर्ष का था है, अब हम कहें 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कितने साल का होगा, तो कहेंगे चूंकि अभी 20 साल का है तो 5 साल पूर्व यानी 5 साल पहले, तो 20 में से 5 को घटाएंगे तो 15 साल का होगा। तो क्या बात समझ में आ रही है कि जब हम पूर्व की बात करते हैं तो घटाना पड़ेगा अपन को वर्तमान की आयु में, और बाद की बात करते हैं तो अपन को जोड़ना पड़ेगा। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, 2 लोगों की बात हो रही है, एक जैकब की बात हो रही है और एक उसके पुत्र की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को इसको मानना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान यानी अभी की वर्तमान आयु x वर्ष पूरा लिखिएगा, ठीक है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, इसको y से मान लें, वर्तमान आयु y वर्ष, ये अपन ने मानने वाला काम कर लिया। अब सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है, सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रतिबंध को जानेंगे और उसके अनुसार समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पढ़ते हैं 5 वर्ष बाद, तो ये तो अभी की बात थी, अब इसको अपन को ले जाना 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दें हम, यहाँ 5 वर्ष
बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद की कंडीशन में चलना है। तो अभी जैकब कितने साल का था भाई? x साल का था। और उसका लड़का कितने साल का था? y साल का। लेकिन 5 वर्ष बाद की बात हो रही, तो इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा। अब ये 5 वर्ष बाद की कंडीशन में पहुंच गए। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी जैकब ये, उसका पुत्र ये, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी यहाँ 3 लिखना पड़ेगा बराबर ये इस टाइप से। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x + 5, ठीक है, 3 का गुणा हुआ 3y और 3 × 5 = 15, इस टाइप से हो गया। आप पक्षांतर कर लें तो x अपनी जगह पर है, 3y यहाँ आया तो माइनस का हो गया। अब 15 अपनी जगह पर है, 5 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 15 में से 5 घट जाएगा, 10 बचेगा। तो x - 3y = 10। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब अपन सवाल को आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, यानी सवाल की दूसरी शर्त पढ़ेंगे। तो दूसरी शर्त पढ़ें तो लिखा है 5 वर्ष पूर्व, है ना, बाद की बात तो हो गई। यहाँ से अब फिर से पढ़ना आगे, यहाँ से सवाल, यहाँ तक तो अपन ने हल कर लिया। तो 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिख दें पहले 5 वर्ष पूर्व, यानी भाई पहले की बात होगी। तो ये शुरू में वर्तमान में कितने कितने साल के थे? जैकब था x साल का और उसका लड़का था यानी पुत्र y साल का। तो चूंकि पूर्व की बात हो रही तो आप समझ गए हैं ये घटाना पड़ेगा, ये घटा दिए। 5 साल पहले की बात है, इसलिए दोनों पक्षों में, दोनों साइड में 5 अपन ने घटा दिए। अब सवाल ने कहा क्या है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना, 7 गुनी थी। तो यहाँ 7 का गुना करना पड़ेगा, तब बराबर लगा पाएंगे यहाँ पर, है ना। अब इसको अपन कैसे हल करें? गुणा कर लीजिए सीधा सीधा, x - 5 = 7 का गुणा करें तो हो जाएगा 7y और 7 × 5 = 35। अब इसका पक्षांतर कर लें फट से, तो x यहीं पर है, 7y यहाँ जाएगा तो माइनस का हो गया 7y, और ऋण 35 अपनी जगह पर है, ध्यान रखिए। तो ये, और ऋण 5 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -5। अब इसको हल कर लें, दिख रहा है आपको, x - 7y बराबर, x - 7y बराबर, ये कितना हो जाएगा देखें, 35 माइनस का और 5 प्लस का तो घट जाएगा ना। तो क्या बचेगा यहाँ पर? चिन्ह बड़ी संख्या माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आएगा ये, तो बचेगा 30, है ना। और ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण किसको? 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 पूरा लिख दें आप। ये कितना लिखा था? x ऋण कितना लिखा था? x ऋण 3y बराबर कितना? 10। और समीकरण 2 ये लिखा है x ऋण 7y बराबर ऋण का 30। अब चूंकि अपन इसको घटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको घटा रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा ये घटाना है ना इसको। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ आप इसको कोष्टक बनाएं, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा लें। अब माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस जो था ना तो काय का हो जाएगा, ये प्लस का। तो ऊपर देखें प्लस, नीचे माइनस कट गया। अब यहाँ 3y माइनस के और 7y हो गए प्लस के, ये इसके कारण प्लस का हो गया। तो 7 में से 3 गए तो 4y, है ना, प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या धन की हो गई है। अब यहाँ देखें ये 10 ऊपर धन का था, 30 भी काय का आ गया, धन का हो गया ना। तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 30 और 10 40। ध्यान रखिएगा चिन्ह में गलती होती है, इसलिए ध्यान से सावधानी से कीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ गया ना, प्लस का हो गया इसलिए इसके साथ जुड़ गया। तो अब y बराबर कितना हो जाएगा? 40/4। तो कितना हो जाएगा? y बराबर 10, ठीक है। तो y का मान आ गया 10। अब y का ये जो मान निकल आया, ये कहाँ पर रख दें आप? समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, उत्तर आ जाएगा दूसरा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में कितना रख दें? समीकरण 1 में y बराबर 10
रखने पर, तो y बराबर 10 रखे दे रहे हैं, तो y का मान यहाँ रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लिखा हुआ x ऋण 3, ये लिखा x ऋण 3। अब यहाँ y, तो y नहीं लिख करके y का मान रख दीजिए 10, तो बराबर कितना है इस साइड 10 ये। अब इसको कैसे हल करें, x ऋण ये कितना हो जाएगा 30 बराबर 10। अब 30 इस साइड जाएगा तो पक्षांतर होगा ना, तो पक्षांतर होगा तो धन का हो जाएगा ना, x बराबर 10 धन 30, तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 40। अब आंसर बना करके अपन को लिखना पड़ेगा कि क्या लिखेंगे, पूरा इसी भाषा में लिखेंगे आंसर। जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना लिख देंगे, ये निकला x बराबर 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना निकाले 10 वर्ष। तो ऐसे शब्दों में इसके नीचे यहाँ आंसर लिख देंगे। तो विद्यार्थियों, आया आपके समझ में सवाल, कितना इजी है ना विद्यार्थियों। अब अपन एक चौथा सवाल देख ले रहे हैं, ये थोड़ी सा आपको कुछ अलग सा दिखाई देगा और देखने में लगेगा कि कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। तो पहले आप सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लिया कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ, यश ने एक टेस्ट परीक्षा में 50 अंक अर्जित किए। कब किए, आगे बता रहा है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, घटा देते हैं ना, काट लेते हैं। जबकि दूसरी कंडीशन दी है, देखें, जबकि सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काटा जाए तो यश को 40 अंक मिलते हैं। तो अब देखें प्रश्न में पूछा क्या है कि प्रश्न पत्र में या टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो अब यहाँ पर क्या मान है, x किसको मान है, y किसको मान है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखें, जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के प्रश्नों की बात करते हैं कि कुछ सही प्रश्न करता है वो और कुछ गलत प्रश्न करता है। लेकिन यहाँ पर एक मान करके चलेंगे कि मान ले रहे हैं कि टेस्ट में यश ने पूरे प्रश्न किया, पूरे प्रश्न करना अनिवार्य था, तो उनमें से x प्रश्न सही हल किया है और y प्रश्न गलत हल किया है। तो पेपर में कुल कितने प्रश्न होंगे, x प्लस y। जैसे अगर उदाहरण के लिए पेपर में तुम्हारे पास टेस्ट में 10 प्रश्न आए, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य था, आपने 6 सही किए, 4 गलत किए, तो कुल कितने प्रश्न हुए, 6 धन 4 बराबर 10, इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर हम यही बात माने लेते हैं कि माना यश के द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या x, यानी जिन प्रश्नों को सही हल करता है उनकी संख्या कितनी है, x, एवं गलत अर्थात अशुद्ध हल किए गए प्रश्नों की संख्या y है। और अपन यहाँ ये मान करके चल रहे हैं कि वो सभी प्रश्नों को हल करता है। तो इसलिए टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस y। ये तो मानने वाला भाग पूरा हो गया, है ना, यानी x का मान ज्ञात कर लेंगे, y का मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने प्रश्न थे इस टेस्ट में, इसका उत्तर निकाल लेंगे, यानी अपन ने प्रश्न को हल कर लेंगे। तो अब बात होती है कि x और y के मान कैसे निकालें। तो इसके लिए सवाल पढ़िए, शर्त समझे, उसके अनुसार समीकरण बनाएं। तो ठीक है, अपन यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ देखें, यश ने एक टेस्ट में 50 अंक प्राप्त किए, है ना, जबकि उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलते थे और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते थे। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट, यानी पहली स्थिति, क्योंकि यहाँ सवाल में 2 स्थितियां दी गई है ना। एक स्थिति ये वाली थी जब 4 अंक मिलते थे और 1 अंक 4 अंक मिलते थे सही में और 2 अंक कटते थे गलत उत्तर में। और दूसरी स्थिति ये देखे सवाल में लिखी है, जबकि सही अंक पर 3 मिले और गलत अंक पर 1 अंक कटे, तो दूसरी स्थिति है तब उसको 40 अंक मिलते। तो 2 स्थितियां हैं। अब यहाँ पहली स्थिति को समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने 5 प्रश्न सही हल किए, ठीक है, और प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो कुल कितने अंक मिल जाएंगे, 5 दिया 15 अंक मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखें, यश ने सही प्रश्न कितने हल किए, x हल किए, x सही हल किए। अब सही प्रश्न पर पहली स्थिति में उसको कितने अंक मिलते थे, देखें 4 अंक मिलते थे, सही उत्तर पर 4 अंक।
तो एक उत्तर पर उसको 4 अंक मिलते थे, तो x उत्तर उसने सही किए हैं तो उसको 4x ना मिले, दोनों का गुणक हो जाएगा ना 4x। ठीक है, आ गई बात समझ में आपको। ये अब कटते कितने हैं तो इसमें घटाना पड़ेगा, जो कटना यानी उस माइनस होगा उतना अंक। तो एक कितने गलत कर रहा है एवं गलत किए गए उत्तरों की संख्या कितनी है y। लेकिन एक गलत उत्तर पर, एक अशुद्ध उत्तर पर कितने कटते हैं, 2 अंक कटते हैं। तो कुल कितने गलत कर रहा है वो y, तो कितने कटेंगे 2y कटेंगे यानी घटेंगे, तो इसमें इतना घटेगा। तो उसको मिला आखिरकार कितना अंक मिला, उसको 50 अंक मिले, तो बराबर कितना हो जाएगा 50। अब देखिए ये समीकरण तो बन गया, इसी है। अब चूंकि इसमें देखिए 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो इसको चाहे तो आप भाग दे करके छोटा कर लीजिए, हल करने में आसानी जाएगी। तो या इसको भाग दे करके छोटा कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 2 का भाग यहाँ पर लिख दें आप समझने के लिए, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर ये लिख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो 2 का भाग दिए तो 2 दूनी 4 यानी 2x, फिर 2 का भाग दिए पूरा कट जाएगा, y बचेगा। फिर यहाँ पर 50 में भाग दिए 2 का आधा हो जाएगा ना 25। समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब स्थिति सेकेंड, दूसरी स्थिति पढ़ते। स्थिति सेकेंड क्या कही जा रही, क्या बात है स्थिति सेकेंड में, देखें यहाँ पर लिखा है जबकि सही उत्तर पर 3 अंक मिले, है ना। तो सही प्रश्न कुल कितने कर रहा है, x कर रहा है। अब एक अंक, एक प्रश्न पर उसको कितने मिलेंगे, 3। तो x क्वेश्चन किया ना तो कितना हो जाएगा 3x, यानी इतने नंबर उसको मिले, लेकिन काटे कितने, देखें गलत प्रश्न कितने कर रहा है y, लेकिन एक गलत पर कितने अंक कटते हैं, एक ही अंक कटते हैं, तो एक का इसमें गुणा होगा ये, यानी इतने घट जाएंगे, इसमें इतने घट जाएंगे, तो मिलेगा कितना, बराबर उसको 40, तो बराबर आ जाएगा 40। अब इसको थोड़ी और हल कर लें, 3x एक का गुणा करेंगे इतना ही होगा, यानी y बराबर 40। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब विद्यार्थियों देखो, एक समीकरण ये बन गया, दूसरा ये बन गया, इनको आप हल कर सकते हैं और x और y के मान निकाल करके यहाँ पर भर दीजिएगा तो उत्तर आ जाएगा। इतना आप लोगों पे हम छोड़ते हैं, इस सवाल को आप पूरा कीजिएगा, ठीक है, और जरूर बताइएगा बना कि नहीं बना, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत होशियार हैं और प्रतिभावान छात्र हैं सभी, है ना, मेहनती परिश्रम भी करते हैं, तो विद्यार्थियों आपसे बनना तो निश्चित है। तो विद्यार्थियों कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको विषय वस्तु बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने सभी सवालों को सीख भी लिया है। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार के और भी प्रश्न कीजिएगा, और हाँ, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी तरीके के और भी वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। और विद्यार्थियों अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा जिससे वे भी पढ़ें, उनका भी भला हो। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रुचिकर और बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय के साथ। तो विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य पाने के लिए लक्ष्य का होना भी जरूरी है। यदि आप लक्ष्य बनाएंगे तभी तो लक्ष्य पा सकेंगे। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।